नमस्ते। आज आप स्नोफ्लेक्स के बारे में मजेदार तथ्य जानेंगे। बचपन में भी कई लोगों ने देखा कि हिमपात के दौरान दो समान हिमपात प्राप्त करना असंभव है। वे अद्वितीय हैं और वे कैसे आकार लेते हैं, इसका कोई पैटर्न नहीं है। कई वैज्ञानिक इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अपने जीवन के कई साल देते हैं और यहाँ तक कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके प्रयोगशाला में बर्फ के टुकड़े बनाना भी सीखते हैं। हर कोई इस तथ्य के अभ्यस्त है कि बर्फ के टुकड़े सफेद होते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे मामले हैं जब आसमान से रंगीन बर्फ गिरी। इसके अलावा आर्कटिक के कुछ क्षेत्रों में आप गुलाबी और यहाँ तक कि लाल बर्फ भी पा सकते हैं। इसका कारण इस क्षेत्र में रहने वाले बढ़ते शैवाल और सूक्ष्म जीव हैं। कुछ बस्तियां बर्फ का वर्णन करने के लिए वाक्यांशों का उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए, एस्किमो 24 शब्द कहते हैं। सामी जनजातियों ने 41 शब्दों का उपयोग करके बर्फ को नामित किया। यह सुनकर कि हिमपात कैसे होता है, आप तुरंत कह सकते हैं कि यह बर्फ के टुकड़ों के क्रिस्टल हैं जो दबाव में टूट रहे हैं। ध्वनि विभिन्न ऊंचाइयों की हो सकती है। यह परिवेश के तापमान पर निर्भर करता है। तापमान जितना अधिक होगा, ध्वनि उतनी ही अधिक मधुर होगी। दुनिया की लगभग 40% आबादी ने अपने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखी। स्नोफ्लेक्स हमेशा संरचना में सम्मिलित होते हैं। वे बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। फिल्मों की ध्वनि के दौरान बर्फ की कमी को पुनः उत्पन्न करने के लिए लोगों ने चीनी और नमक निचोड़ा, जिसे उन्होंने पहले से एक साथ मिला दिया। वैज्ञानिकों ने बर्फ के टुकड़ों के आकार को वर्गों में विभाजित किया है, जिनमें से मुख्य हैं एक सुई, एक तारा, एक अनियमित क्रिस्टल और एक स्तंभ। तो विज्ञान बर्फ के टुकड़ों के 5000 रूपों के बारे में जानता है। जापान में एक वैज्ञानिक नाकाई उकिचिरो के सम्मान में एक स्नोफ्लेक संग्रहालय बनाया गया था, जिसने अपना जीवन बर्फ के टुकड़ों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सबसे जटिल बर्फ के टुकड़े उन जगहों पर गिरते हैं जहां की जलवायु बहुत कठोर और ठंडी होती है। हल्की जलवायु में गिरने वाले बर्फ के टुकड़ों के लिए यह विशेषता अलग नहीं है। सबसे बड़ा हिमपात 38 सेंटीमीटर व्यास का था। 1987 में भारी बर्फबारी के दौरान फोर्ट कोय में ऐसी खोज मिली थी। बर्फ के टुकड़ों का औसत व्यास 7 मिलीमीटर तक माना जाता है। 1951 में स्नो एंड आइस पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने स्नोफ्लेक्स के विश्वव्यापी वर्गीकरण को अपनाया। स्नोफ्लेक का जन्म एक छोटे से कोर से शुरू होता है। यह धूल या बादल से बर्फ का टुकड़ा हो सकता है। जब जल वाष्प कोर के चारों ओर संघनित होता है, तो एक हिमखंड बनता है। 350 मिलियन हिमपात। यह वह राशि है जिसे 1 घन मीटर बर्फबारी में गिना जा सकता है। प्रत्येक हिमखंड अद्वितीय है। कोई भी दो हिमखंड एक जैसे नहीं होते हैं। इस घटना को प्रकृति का एक अनसुलझा रहस्य माना जाता है। स्नोफ्लेक्स की संरचना का अध्ययन करने के लिए फोटोग्राफी से बनाएं, ताकि फोटो में बर्फ के टुकड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उन्हें विशेष लैंप से रोशन किया गया है, तो वे रंगीन हैं और अभी भी जटिल लेंस के रूप में कार्यात्मक हो जाते हैं। स्नोफ्लेक्स की क्रिस्टल संरचना को समझने के लिए इस तरह के डेटा की आवश्यकता होती है। बहुत कम तापमान की स्थिति में, जो सुदूर उत्तर में होता है, बर्फ बहुत कठोर हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आप एक टोरस के साथ बर्फ को मारने की कोशिश करते हैं, तो आप लोहे के बजने की एक ध्वनि विशेषता सुन सकते हैं।
जो एक कुल्हाड़ी से मारा गया था। स्नोफ्लेक्स के बीच औसत वजन लगभग 1 मिलीग्राम है। स्नोफ्लेक्स इस बात का सबसे आश्चर्यजनक उदाहरण है कि कैसे सबसे सरल से सबसे जटिल बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि आप साफ बर्फ खा सकते हैं, लेकिन इससे शरीर को कोई फायदा नहीं होता है। यह कैलोरी में भी अधिक नहीं है और शरीर द्वारा इसे पचने के लिए इसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होती है। बर्फ के टुकड़े लगभग 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी पर गिरते हैं। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।